हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माइंड हाइस्ट नर्सिंग। गाइस, आज हम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में से 15 क्वेश्चन ले रहे हैं और उस पर डिस्कस करेंगे। और जब मैं क्वेश्चन रीड करूं तो आप जो है करेक्ट आंसर चूज़ करिएगा। तो उससे क्या होगा कि आपका जो है सेल्फ एवाल्युएशन हो जाएगा और आप लास्ट में अपने को मार्किंग करिएगा कि आपने कितने मार्क्स आपको मिले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग ने जो पहले पढ़ा होता है वो अगर उसको रिवाइज ना करें तो वो हमारे दिमाग से स्लिप होता जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा आपका रिवीजन हो जाएगा जो कि आपने पढ़ा है पहले से। तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। और जो नए व्यूवर्स हैं वो सब्सक्राइब भी करिए और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करिएगा, जिससे कि इसमें जो भी एजुकेशनल मटेरियल अपलोड होता है उससे आपको भी बेनिफिट हो। ठीक है, और ये अगर आप एजुकेशन फील्ड में हैं तो आपको कोई भी इसको सब्सक्राइब करने से हार्म नहीं होगा, बल्कि आप इसके एक मेंबर बन जाते हैं और ये आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में भी काम आता है और पेपर्स में भी काम आता है और प्रैक्टिकल्स में भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 है कॉजेज़ ऑफ कॉन्स्टिपेशन आर एक्सेप्ट, यानी कि जितने भी ये नीचे दिए हैं ये क्या है, कॉन्स्टिपेशन के कॉजेज़ है, लेकिन कोई एक है जो कि नहीं है। तो कौन सा ऐसा है जो नहीं है? वो है इनसफिशिएंट इनटेक ऑफ रफेज और इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, इंक्रीज फ्लूइड इनटेक या फिर लैक ऑफ प्राइवेसी। तो कॉजेज़ ऑफ कॉन्स्टिपेशन आर एक्सेप्ट किसके क्या नहीं है, वो है इंक्रीज फ्लूइड इनटेक, यानी कि जो इनसफिशिएंट इनटेक ऑफ रफेज डाइट भी कॉन्स्टिपेशन को कॉज करता है। अगर हम अपने खाने पीने में जो है रफेज डाइट ना डालें, जैसे कि फ्रूट हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन कोई डिजीज़ कंडीशन की वजह से कोई इंटेस्टाइन में ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, उसके वजह से भी क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन कॉज होगा, ईजीली बावल पास नहीं होगा। और इंक्रीज फ्लूइड इनटेक जो है वो तो कभी कॉज नहीं करता, मालूम ही है कि पानी ज़्यादा पीने से कोई भी हार्म नहीं होता है, तो वो तो कॉन्स्टिपेशन को कॉज नहीं करता है। और लैक ऑफ प्राइवेसी मीन हो गया कि अगर प्राइवेसी नहीं मिल रही है तो भी क्या होता है, कभी कभी किसी किसी को कहीं दूसरी जगहों पे इस तरीके के मोशन पास नहीं होता है, प्रॉब्लम आती है, तो ये भी एक कॉज हो सकता है। तो करेक्ट आंसर है इंक्रीज फ्लूइड इनटेक। तो सेकंड क्वेश्चन, मैनेजमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन इंक्लूड एक्सेप्ट, यानी कि जो हम ये जो नीचे दिए गए हैं ये हैं मैनेजमेंट कॉन्स्टिपेशन के, इन नीचे जो दिए हैं, लेकिन कोई एक है जो कि नहीं है। तो है क्या क्या मैनेजमेंट करेंगे कॉन्स्टिपेशन में? अगर किसी को प्रॉब्लम हो रहा है तो इंक्रीज फ्लूइड इनटेक, और या फिर एडिकेट इनटेक ऑफ रफेज डाइट, और इस्टेब्लिश हैबिट पैटर्न, यानी कि जो ये जो टॉयलेट का जो पैटर्न है उसका वो इस्टेब्लिश करें, टाइमिंग उसकी एडजस्ट करें, अपनी लाइफ स्टाइल को थोड़ा मेंटेन करें। और डिक्रीज फ्लूइड इनटेक मीन कम पानी पीना। तो क्या है करेक्ट आंसर? मैनेजमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन के इंक्रीज फ्लूइड इनटेक कभी भी कॉन्स्टिपेशन को कॉज नहीं करता है। तो जिनको भी कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेन होती है उनसे बोलते हैं पानी ज़्यादा पियो। एडिकेट इनटेक ऑफ रफेज इन द डाइट, ये भी बोलते हैं कि जिनको कॉन्स्टिपेशन होता है तो रफेज डाइट लेने को बोलते हैं, लाइक वेजिटेबल्स हो गए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, तो ये भी कॉन्स्टिपेशन कॉज नहीं करते। इस्टेब्लिशिंग अ हैबिट पैटर्न, कभी कभी क्या होता है किसी की लाइफ स्टाइल जो होती है थोड़ी, कभी कम सुबह जल्दी उठ रहे हैं, कभी बाद में उठ रहे हैं, टाइमिंग उनका उठने का सोने का कोई नहीं है, और तो वो जो हैबिट पैटर्न जो होती है उनकी चेंज हो जाती है, उसके वजह से भी कॉन्स्टिपेशन होता है। और डिक्रीज फ्लूइड इनटेक हो गया कि कम पानी पीने से कॉन्स्टिपेशन जो है वो होता है। तो किससे नहीं होता है? तो इस्टेब्लिश ये है डिक्रीज फ्लूइड इनटेक, यानी कि इस्टेब्लिश हैबिट पैटर्न भी करनी चाहिए, मतलब एक टाइम होना चाहिए उठने जागने सब चीज़ का, और इनटेक करना चाहिए, अपने डाइट में रफेज डाइट को लेना चाहिए, और फ्लूइड इनटेक भी ज़्यादा होना चाहिए। तो ये सब क्या है, कॉन्स्टिपेशन के मैनेजमेंट है, एक्सेप्ट डिक्रीज फ्लूइड इनटेक ये मैनेजमेंट नहीं है। उसके बाद हो गया एनीमा गिवन टू सॉफ्टन हार्ड फीकल मैटर इज़ नोन एज, यानी कि जो भी एनीमा जो है वो जो फीकल मैटर होता है उसको सॉफ्ट करने के लिए दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं
कोल्ड एनीमा या एंटी हेलमिंथिक एनीमा या कार्मिनेटिव एनीमा या फिर ऑयल एनीमा। तो करेक्ट कोल्ड एनीमा का मतलब आपको मालूम ही है कि ये टेम्परेचर रिड्यूस करने के लिए दिया जाएगा, एंटीपायरेटिक एनीमा भी हम इसको बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि जो टेम्परेचर का जो उसकी टेम्परेचर होती है उसका है अकॉर्डिंग टू डॉर्थी और लिस्टर के 2004 के एडिशन के अकॉर्डिंग 40.5 टू 43.3 डिग्री सेल्सियस तक का हम उसको कोल्ड एनीमा को देना चाहिए। और एकदम से उसकी जो कोल्डनेस होती है वो धीरे धीरे करके कम होनी चाहिए, एकदम से उसको एकदम से कोल्ड एनीमा नहीं देना चाहिए, धीरे धीरे को रिड्यूस करना चाहिए टेम्परेचर को। और इसको क्या किस चीज़ के लिए देते हैं, पेशेंट को टेम्परेचर को कम करने के लिए देंगे। और ये जो होता है इसमें क्या करना चाहिए, इस एनीमा को ब्लडर शुड बी एम्प्टीड बिफोर स्टार्टिंग दिस प्रोसीजर, क्योंकि क्या होगा अगर उसका जो ब्लडर फुल होगा तो उससे क्या होगा कि उसको डिस्कम्फर्ट फील होगा जब आप इसको कोल्ड एनीमा देते हैं पेशेंट को। दूसरा हो गया एंटी हेलमिंथिक एनीमा, तो हमने पहले भी पढ़ा था, इससे पहले जो प्रीवियस जो हमने स्लाइड डाली थी एमसीक्यूज़ की फंडामेंटल्स की, तो उसमें हमने देखा था कि इसमें क्या होता है, इसलिए मैं डिटेल नहीं बोलूँगी, बस इतना समझ लीजिए कि जो वॉर्म्स होते हैं उसको किल करने के लिए दिया जाता है और एक्सपेल आउट करने के लिए दिया जाता है वॉर्म्स को, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए दिया जाता है। बस इतना है, इसके लिए इतना प्रिकॉशन रखना होता है कि जब भी ये एनीमा देते हैं तो इसमें पेशेंट की जो बावल होती है वो क्लीन होनी चाहिए, तो क्लियर होनी चाहिए, इसलिए उसको पहले क्लियर करने के बाद ही ये मेडिकेटेड एनीमा दिया जाएगा, जिससे कि जो मेडिकेशन है वो डायरेक्टली वॉर्म्स में इफ़ेक्ट करे। ठीक है, उसके बाद है कार्मिनेटिव एनीमा जो होता है, वो एनीमा जो कार्मिनेटिव एनीमा जो होगा ये एक मिक्सचर होता है एनीमा का। ठीक है, इसमें क्या होगा, एनीमा कंसिस्ट ऑफ 2 ounce ऑफ ग्लिसरीन, 1 ounce ऑफ मैग्नीशियम एंड मैग्नीशियम सल्फेट एंड 3 ounce ऑफ वाटर। इसमें क्या करेंगे, आपस में मिक्स करेंगे और गिवन टू रिलीज फ्लटस, यानी कि जब भी गैस की प्रॉब्लम होती है तो इस तरीके से मिक्स करके इसको दिया जाता है एनीमा को, और वो फ्लटस प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, उसके बाद हो गया ऑयल एनीमा। ऑयल एनीमा का नाम से ही लग रहा है कि ये क्या करेगा, ये ऑयल एनीमा इज़ अ लुब्रिकेंट और लग्जेटिव एनीमा हम बोल सकते हैं। और ये क्या करेगा, दैट वर्क बाय द कोटिंग द वेस्ट मटेरियल मीन फीकल मैटर को क्या करता है, कोटिंग करेगा इनसाइड दी इंटेस्टाइन। ठीक है, और उसको इजीली पास आउट कराने में हेल्प करता है। तो करेक्ट आंसर है ऑयल एनीमा। मीन कि एनीमा गिवन टू सॉफ्टन, मतलब जो हार्ड फीकल मैटर होता है उसको सॉफ्ट करने के लिए हम ऑयल एनीमा देते हैं। उसके बाद हो गया टर्म डिस्यूरिया मीन। तो डिस्यूरिया का जो टर्म है, मतलब जो ये वर्ड है इसका क्या मतलब है, तो डार्क कलर्ड स्टूल है, यानी कि जो स्टूल का कलर होता है वो डार्क होता है, जैसे ब्लैकिश कलर हो, और या फिर पस इन यूरिन, यानी कि जो WBC होता है यूरिन में ज़्यादा अमाउंट में होते हैं, या फिर पेनफुल मिस्चुरेशन, यानी कि जब यूरिन का जो प्रोसेस होता है उसमें काफ़ी पेन होना, या फिर शुगर इन द यूरिन, और या फिर जो यूरिन है उसमें शुगर का प्रेजेंस होना ज़्यादा अमाउंट में। तो डिस्यूरिया का मतलब ये क्या हो सकता है, तो डिस्यूरिया का मीनिंग होता है पेनफुल मिस्चुरेशन। ठीक है, देन 5th क्वेश्चन, व्हेन अ ड्रग इज़ टू बी गिवन एट बेड टाइम। ठीक है, जब ड्रग को बेड टाइम में दिया जाता है, मतलब ड्यूरिंग बेड टाइम मीन रात में सोते समय, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कोडेड इंस्ट्रक्शन इज़ यूज। तो जो नीचे इंस्ट्रक्शन दिए हैं, एब्रीवेशन दिए हैं, इनमें से कौन सा यूज़ होगा, तो ये होगा AC होगा या OD होगा या HS होगा या फिर SOS होगा। तो करेक्ट आंसर है HS। HS का मतलब क्या होता है, ये एक लैटिन वर्ड से लिया गया है HS वर्ड, और लैटिन वर्ड जो होता है होरा सोमनी से लिया गया, जिसका मतलब होता है टेक एट बेड टाइम। ठीक है, बेड टाइम के समय हम इसको ले सकते हैं, तो इसी को HS बोलते हैं। द एनीमा गिवन टू रिलीव इन्फ्लामेशन, जब एनीमा इन्फ्लामेशन को रिलीज करने के दिया जाता है, रिलीव करने के लिए दिया जाता है, तो उस कौन सा एनीमा देंगे रिलीव करने के लिए, एस्ट्रिंजेंट एनीमा देंगे जो हमने अभी पढ़ा था, या कोल्ड एनीमा, बेरियम विल एनीमा, या फिर एनेस्थेटिक एनीमा देंगे। तो इसमें जो है इन्फ्लामेशन को दूर करने के लिए जो एस्ट्रिंजेंट
एनीमा जो होता है, एस्टेंजेंट एनीमा क्या होगा, ये 2% सिल्वर नाइट्रेट होगा सोल्यूशन इसमें, और टैनिक एसिड होगा, और इसका जो मिक्सचर होगा उसको हम देते हैं इसमें। किसके लिए देंगे इसको? इन्फ्लामेशन को, ब्लीडिंग को, और जो म्यूकस डिस्चार्ज होता है एक्सेसिव अमाउंट में उसको कम करने के लिए इसको दिया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर कोलाइटिस है और डिसेंट्री है, उसमें ये वाला एनीमा दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद है कोल्ड एनीमा, हमने अभी देखा था। और बेरियम विल एनीमा आपको मालूम ही है कि ये एक बेरियम विल एनीमा को हम बोल सकते हैं कि ये क्या होता है, एग्जामिनेशन के लिए दिया जाता है, एग्जामिनेशन पर्पस के लिए इसको दिया जाता है। जबकि किसका एग्जामिन किया जाता है? कोलन का या रेक्टम का एग्जामिन करेंगे तो बेरियम विल एनीमा उसको प्रोवाइड करेंगे। ये बेरियम विल जो होता है, बेरियम विल इज़ अ लिक्विड इज़ यूज टू हाईलाइट द लाइनिंग ऑफ एरिया। ठीक है, जिस एरिया का भी हमने एग्जामिन करना है तो उस एरिया की जो लाइनिंग होती है उसको, ये म्यूकस लाइनिंग जो होगी उसको क्या करता है, ये हाईलाइट करेगा उस जगह की लाइनिंग को, और एग्जामिनेशन पर्पस के लिए दिया जाएगा, जैसे मैंने बोला आपको। और जब भी इसको देते हैं तो बावल क्या होनी चाहिए? बावल शुड बी क्लीन। जैसे कि मैंने बताया था कि एंटी हेलमिंथिंग एनीमा में भी देने से पहले बावल क्लियर होनी चाहिए, उसी तरीके से बेरियम मिल एनीमा को देने के लिए भी बावल पहले क्लियर कर लेनी चाहिए। उसके बाद उसको क्या देना चाहिए? एनीमा देना चाहिए। कार्मेटिक एनीमा दे दें या फिर उसको एक इवाक्वेंट एनीमा दे के उसकी बावल को क्लीन करें, और उसके बाद बेरियम मिल एनीमा दें। ठीक है, फिर एनेस्थेटिक एनीमा, इसकी नेम से ही लग रहा है कि इट इज़ द ये क्या होता है, ये एक सेंसेशन, जो सेंसेशन को वहाँ पे लॉस करने के लिए दिया जाएगा, इसलिए हम बोल सकते हैं कि एनेस्थेटिक एनीमा इट इज़ अ रिटेंशन एनीमा, यानी कि कुछ देर तक का अंदर रहना चाहिए, रिटेन होना चाहिए। ठीक है, और इसमें क्या रहता है? कंटेनिंग एन एनेस्थेटिक ड्रग टू प्रोड्यूस एनेस्थीसिया। ठीक है, और इसमें एनेस्थेटिक, इस एनीमा के साथ में एनेस्थेटिक ड्रग डाल के दी जाती है जो कि एनेस्थीसिया का काम करती है, यानी कि वहाँ के एरिया को सेंसेशन लॉस करेगी कुछ टाइम के लिए। तो ये जो एनेस्थेटिक ड्रग होती है, इसको हम बोल सकते हैं एवर्टीन 150 से 300 mg जो होती है पर केजी बॉडी वेट के दी जाती है ये। ठीक है, इसमें मिक्स की जाती है एनीमा में। तो ये हो गया एनेस्थेटिक एनीमा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो गया एस्ट्रिंजेंट एनीमा, मतलब इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए कौन सा एनीमा देंगे? एस्ट्रिंजेंट एनीमा देंगे। उसके बाद हो गया एग्जाम्पल ऑफ द एनीमा गिवन टू मेक डायग्नोसिस एनीमा, यानी कि जो नीचे एग्जाम्पल दिए हैं एनीमा के, इसमें से डायग्नोसिस पर्पस के लिए कौन सा एनीमा दिया जाता है, जो कि अभी आपने आगे की स्लाइड्स में पढ़ा था। ठीक है, तो वो आप समझ ही गए होंगे। एस्टेंजिन एनीमा हो गया, या कोल्ड एनीमा, बेरियम मिल एनीमा, या फिर एनेस्थेटिक एनीमा। तो हो गया आंसर बेरियम मिल एनीमा। फिर है क्वेश्चन नंबर 8, द एनीमा गिवन टू इंड्यूस एनेस्थीसिया इज। तो जो एनीमा होता है जो एनेस्थीसिया को इंड्यूस करने के लिए दिया जाता है, तो वो हो गए ये जितने भी एनीमा नीचे दिए गए हैं उनमें से कौन सा एनीमा होता है। तो यानी कि मीन हो गया कि कुछ सम एक्शन कराना, यानी कि उसका कुछ एक्शन के लिए, जो एनेस्थीसिया का जो एक्शन होता है ना उसके लिए। तो करेक्ट आंसर हो गया एनेस्थेटिक एनीमा दिया जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9, इन फॉलोइंग विच नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रिटेन एनीमा। तो ये जितने भी नीचे एनीमा दिए हैं इनमें से कौन सा जो एनीमा है वो रिटेन एनीमा नहीं है? न्यूट्रिन एनीमा, या फिर एनेस्थेटिक एनीमा, या फिर ऑयल एनीमा, या फिर एमोलियन एनीमा। तो जैसे कि एनीमा जो होते हैं, जैसे आपको मालूम ही है, दो टाइप से होते हैं, रिटेन एंड इवैक्वेंट। तो जो रिटेन होता है उसको अंदर रहना पड़ता है, रखना पड़ता है कुछ टाइम के लिए, और इवैक्वेंट एनीमा क्लीनिंग पर्पस के लिए दिया जाता है ना। तो जो रिटेन एनीमा होता है, हम बोल सकते हैं कि एन एनीमा दैट मे बी यूज टू प्रोवाइड न्यूट्रिएंट नरिशमेंट एंड मेडिकेशन और एनेस्थेटिक। ठीक है, एनेस्थीजिया। तो ये आप इसलिए इसको अंदर रखना पड़ता है। तो न्यूट्रिएंट एनीमा का मतलब ये हो गया कि इसके नेम से ही लग रहा है कि जो न्यूट्रिएंट एनीमा ऑल्सो नोन एज द फीडिंग एनीमा पर रेक्टम एंड पर रेक्टल भी बोल सकते हैं इसको, एंड एलिमेंटेशन और रेक्टल फीडिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, व्हेन नॉर्मल ईटिंग इज़ नॉट पॉसिबल देन दिस एनीमा एडमिनिस्टर। ठीक है, जबकि पर्सन जो होता है मुंह से लेने में, जो पेशेंट होता है वो अनेबल होता है और ले नहीं पा रहा होता है, तभी क्या करते हैं ये इस तरीके से, फिर एक ही चॉइस बचता है कि उसको बाई रेक्टल फीडिंग दिया जाए। ठीक है, फिर एनेस्थेटिक एनीमा हमने आगे पढ़ लिया था। ऑयल एनीमा भी हम जानते हैं। इमोलिएंट जो एनीमा होता है ये भी इसके नेम से ही लग रहा है कि ये जो
इसमें क्या करते हैं कि इट कंटेनिंग अप्रॉक्सीमेटली 250 ml ऑफ ऑयल, ठीक है, और इसमें मिक्स किया जाएगा बेस जो फ्लूइड होगा वो ऑयल बेस्ड फ्लूइड होगा, ठीक है। और इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है किसके लिए, जो हार्ड स्टूल है उसको सॉफ्ट करने के लिए, ठीक है, फीकल मैटर को सॉफ्ट करने के लिए, ताकि वो क्या हो जाए, इजीली पास आउट हो। तो ये हो गया ये इमोलेंट एनीमा भी ऑयल एनीमा की तरह ही रहता है। तो करेक्ट आंसर है ऑयल एनीमा, यानी कि जो नीचे दिए गए हैं इनमें से सारे तो रिटेन एनीमा है, लेकिन जो ऑयल एनीमा है वो रिटेन एनीमा नहीं है, ठीक है, विच इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रिटेन एनीमा लिखा है ना, तो ऑयल एनीमा इज करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 10, अप्रोप्रिएट साइज ऑफ रेक्टल ट्यूब फॉर गिविंग एनीमा फॉर इन्फेंट इज, यानी कि जो बच्चे होते हैं इन्फेंट है उनको कौन सी साइज़ की जो ट्यूब होगी वो अप्रोप्रिएट रहेगी एनीमा देने के लिए। तो साइज़ है 22 to 24 और 16, नंबर 16, नंबर 12 और नंबर 8 to 10। तो करेक्ट आंसर है नंबर 12 इज़ करेक्ट साइज फॉर इन्फेंट, ठीक है। देन अप्रोप्रिएट साइज ऑफ रेक्टल ट्यूब फॉर गिविंग एनीमा फॉर अडल्ट इज़, यानी कि जो अडल्ट पर्सन है उसको देने के लिए जो करेक्ट साइज होगा ट्यूब का वो है नंबर 22 to 24, नंबर 16, नंबर 12, नंबर 8 to 10। तो करेक्ट आंसर इज नंबर 22 to 24, ठीक है, 22 to 24 इज करेक्ट साइज फॉर अडल्ट, ठीक है। देन नंबर 12, अप्रोप्रिएट साइज ऑफ रेक्टल ट्यूब फॉर गिविंग एनीमा फॉर स्कूल एज चिल्ड्रन। तो स्कूल एज चिल्ड्रन जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए कौन सी अप्रोप्रिएट साइज रहेगी, वो होती है नंबर 22 to 24 या नंबर 16, नंबर 12, नंबर 8 to 10। तो करेक्ट आंसर इज नंबर 16 इज करेक्ट फॉर स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स चिल्ड्रन, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 13, फॉर गिविंग इवोक्वेंट एनीमा इज अडल्ट अमाउंट द सोल्यूशन शुड बी। तो जो सोल्यूशन होना चाहिए जो अडल्ट के लिए वो होना चाहिए एनीमा के लिए 500 to 1000 ml, ये ml है, एक मिस प्रिंट हो गया, L नहीं आ पाया, तो 15 to 500 to 1000 ml और 250 to 500 ml या 250 ml और लेस, उससे भी कम, या फिर 100 ml या उससे भी कम। तो जो अडल्ट है उसके लिए करेक्ट सोल्यूशन का होना चाहिए वो होना चाहिए एनीमा के लिए 500 से 1000 ml करेक्ट है सोल्यूशन का अमाउंट। उसके बाद हो गया क्वेश्चन नंबर 14, फॉर गिविंग इवोक्वेंट एनीमा इन चिल्ड्रन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन शुड बी, यानी कि जो चिल्ड्रन होते हैं उनको देने के लिए कौन सा जो अमाउंट है सोल्यूशन का वो करेक्ट मतलब कितना तक देना चाहिए, जो चिल्ड्रन होते हैं एनीमा का जो अमाउंट होता है वो होना चाहिए 500 से 1000 ml, 250 ml या उससे कम, 100 ml या उससे कम, या 250 to 500 ml। तो करेक्ट आंसर है 250 to 500 ml करेक्ट सोल्यूशन होना चाहिए किसके लिए, जो चिल्ड्रन होते हैं, ठीक है। उसके बाद है लोकल फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ कोल्ड एप्लीकेशन इज़, यानी कि जहाँ पर भी कोल्ड एप्लीकेशन अप्लाई किया जाता है वहाँ का जो लोकल फिजियोलॉजिकल इफेक्ट होगा वो होगा क्या होगा, वहाँ पे वैसो डायलेशन होगा, या फिर इंक्रीज ऑक्सीजन कंजप्शन होगा, या रिड्यूस ब्लड फ्लो होगा, या फिर रिड्यूस ब्लड विस्कोसिटी होगी। तो ये वैसो डायलेशन मतलब ये आपको मालूम ही है कि इसमें क्या हो जाती है, जो वाइडनिंग ऑफ ब्लड वेसल, ठीक है, जो ब्लड वेसल्स होती है वो वाइड हो जाएगी, और यूजुअली नियर टू सरफेस ऑफ स्किन, जहाँ पर स्किन होती है उसके पास की जो सरफेस होता है वो जो ब्लड वेसल्स होंगी वो वाइड हो जाएंगी, ठीक है, और लीडिंग टू इंक्रीज ब्लड फ्लो, ठीक है, जो कि क्या करेंगी, लीड करती हैं ब्लड फ्लो को, जो होती है वो इंक्रीज लीड होगा किसके साथ होगा, फ्लशिंग और वार्मथ के साथ, ठीक है। और जो इंक्रीज ऑक्सीजन कंजप्शन का मतलब मालूम ही है आपको कि इसका मतलब होता है कि इंक्रीज ऑक्सीजन कंजप्शन इज़ द अमाउंट ऑफ O2 टेकन इन एंड यूज बाय बॉडी पर मिनट, ठीक है, जो हमारी बॉडी पर मिनट में जो ऑक्सीजन लेती है और उसको कंज्यूम करती है हमारी बॉडी, उसी को बोलेंगे इंक्रीज ऑक्सीजन कंजप्शन। अब इंक्रीज है तो इससे ज़्यादा कितना ज़्यादा मतलब हम ले पा रहे हैं, तो वो होगा ये जब ABG के थ्रू मेजरमेंट कर लिया जाएगा ना। फिर है रिड्यूस ब्लड फ्लो, यानी कि जो ब्लड का जो फ्लो होता है वो पार्शियली और कम्प्लीटली जब क्या होती हैं, ब्लॉकेज हो जाती हैं हार्ट आर्टरीज, नहीं मतलब कोरोनरी आर्टरी जो होती है पार्शियल और कम्प्लीटली उसमें कुछ ब्लॉकेज आएगा तो भी तो क्या होता है, ब्लड का फ्लो
कम होने लगता है। तो ये हो गया कम होना मतलब, ठीक है। और फिर उसके बाद हो गया ब्लड विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है कि ब्लड की जो थिकनेस और स्टिकनेस से इसका मतलब है कि वो कम हो जाएगा। तो हो गया करेक्ट आंसर रिड्यूस ब्लड फ्लो। तो जब यहाँ पर ये जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट होगा वहाँ पे जहाँ पे कोल्ड एप्लीकेशन हो रहा वहाँ का जो ब्लड फ्लो होता है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद है बस करेक्ट, ख़त्म हो गए। जल्दी से मैंने जल्दी जल्दी फिनिश कर दिया वीडियो, नहीं तो ज़्यादा लेंदी हो जाता। 15 क्वेश्चन ही लिए थे। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपसे फिर से रिक्वेस्ट है, इसको लाइक शेयर और कमेंट करिएगा, और जो नए व्यूअर्स हैं वो इसको सब्सक्राइब भी करिए, और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। और मिलते हैं कई नई वीडियो, नए लेक्चर, नए ओबीजी के साथ, वो सॉरी ओबीजी मतलब एमसीक्यूज़ के साथ ओबीजी बोल रही हूँ क्योंकि वो आजकल मैं लेक्चर उसके लिए सोच रही थी एक ओबीजी में डालूँ करके, तो इसलिए बोला मैंने। तो चलिए, थैंक यू गाइस और टेक केयर, गुड बाय।